हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो चलो रिकैप को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था यूनून श्रेन को बोलती है मैंने तुम्हें अलर्ट करने के लिए ये हेवन डिमन पाइथन के बारे में बताया था, लेकिन तुम तो उससे अट्रैक्ट हो गए। इसी टाइम पर शोयान जैसे ही फेंगक्विंगर को आसमानों में सेंस करता है वो डर जाता है, क्योंकि पिछले मीटअप के दौरान अभी के लिए फेंगक्विंगर की बॉडी की स्ट्रेंथ एकदम मिस्टीरियस तरीके से राइज हो चुका है। इनफैक्ट शोयान भी फेंगक्विंगर की पावर्स को सेंस नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे भी हो अब इस चीज को सेंस करके शोयान अपने मन के अंदर एक चीज ठान लेता है, जब तक वो और पावरफुल नहीं होता तब ये इन लोगों के सामने नहीं अपीयर होगा। फिर एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन के हेवन डिमन ब्लड पूल को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब शोयान अपने पूरे ग्रुप को लेकर जैसे आगे बढ़ता है, थोड़े आगे बढ़ने के बाद शोयान को एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन मिल जाता है, जिसके साथ लड़ने के लिए शोयान अपना गोल्डन किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का इस्तेमाल करता है और मेड्यूसा इस्तेमाल करती है अपनी असली 7 कलर्ड स्पॉलोइंग पाइथन का फॉर्म को, और क्विंगलिंग भी अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन पेपल्स को समन कर लेती है। अब एंड में क्विंगलिंग जैसे तैसे करके वो हेवन डिमन पाइथन को ऑलमोस्ट अपने कंट्रोल में लाने ही वाली थी, वो अचानक से उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब यहीं से ही स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब दोबारा से वो एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन को अपने कंट्रोल में लाने के लिए क्विंगलिंग अपने ट्रिपल जेड स्नेक के आंखों से एक गोल्डन लाइट को इरप्ट करती है। अब जैसे ही ये रे ऑफ लाइट हेवन डिमन पाइथन के सर पे जाके टकराता है, इंस्टेंटली वहीं पर हमें एक हैंड के साइज के ग्रीन कलर के फ्लावर को सरफेस होते हुए दिखाया जाता है। अब जब ये ग्रीन फ्लावर अपीयर होता है, वो एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन की आंखें जो भी थोड़ा सा अपने अंदर रेजिस्टेंस को रखा हुआ था वो भी पूरे तरीके से गायब हो जाता है। अब वो आंखें काफी खाली सी लगती है। अब जब शोयान आसमान पर इस डीमन सर्पेंट को इस तरीके से पॉज होते हुए देखता है, उसके अंदर एक खुशी फैल जाती है। दरअसल उसका दिल नाचने लगता है, हैप्पी 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 हैप्पी। और वैसे भी अगर सच में क्विंगलिंग इस क्रिएचर को कंट्रोल कर पाती है तो फिर उसकी पूरे ग्रुप की पावर काफी गंदे तरीके से राइज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इस पूरे एंशिएंट वेस्ट रीजन की बात करें तब भी एक 5 चेन्स पीक डाउन, यहाँ पर भी एक पावरफुल पीक एग्जिस्टेंस है। अब हमें दिखाया जाता है क्विंगलिंग अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जिसके चलते वो 9 हेडेड एंशिएंट हेवन सर्पेंट जो कि क्विंगलिंग के पीछे प्रेजेंट थी वो अब डिसअपीयर हो जाती है। अब आसमान में फैला हुआ वो एंशिएंट ऑरा भी धीरे धीरे गायब हो जाता है, जिसके चलते आसमान पर जो बड़ा सा हेवनली फॉलोइंग पाइथन होता है अब वो धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, मतलब मेड्यूसा फॉर्म में। अब मेड्यूसा बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से क्विंगलिंग को देखने लगती है, और जिस 9 हेडेड सर्पेंट की सोल को क्विंगलिंग ने समन किया था उससे मेड्यूसा को भी थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था। अब इसी टाइम पर हमें आसमान पर एक गोल्डन लाइट को अपीयर होते हुए दिखाई देता है, जिसके चलते अब शोयान भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। अब वो क्विंगलिंग के साइड में प्रेजेंट होकर पूछता है, क्या तुमने इसे पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया है? ये सुनकर क्विंगलिंग हाँ में अपने सर को हिलाती है और कहती है, अच्छी बात तो ये है हमने पहले से ही इसके काफी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व कर लिया था, और बिग सिस्टर मेड्यूसा की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी हमारे साथ था, नहीं तो मैं इसे बिल्कुल भी सबड्यून नहीं कर पाती। अब ये सुनकर शोयान का दिल हलक में आता है। अब फाइनली वो देखता है वो बड़े से माउंटेन को, जिसको पॉइजनस फॉग ने ब्लॉक करके रखा था। अब शोयान कहता है, बहुत ही बढ़िया, तो चलो अब सब हम जल्दी से उस ब्लड पूल को ढूंढे। अब शोयान फटाक से लाइटनिंग स्पीड से फॉग के अंदर चला जाता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त उसको फॉलो करने लगते हैं। अब थोड़े टाइम के ट्रैवल के बाद शोयान को बहुत जल्द हेवन डिमन पाइथन की गुफा मिल जाती है, और ये हेवन डिमन पाइथन की केव इस माउंटेन के प्रॉपर मिडिल में प्रेजेंट होता है, और ये जगह बहुत ही ज्यादा डार्क और कोल्ड था, और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मॉइस्चर होता है, और अगर कोनों में ध्यान से देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारी हड्डियां ही हड्डियां मौजूद थी, और उनमें से कई सारी हड्डियां इंसानों की होती है। ये देखकर शोयान भी सरप्राइज हो जाता है, और वो मन ही मन सोचने लगता है,
आखिर वो कौन से अनलकी लोग रहे होंगे जो कि इस हेवन डेमन पाइथन का खाना बने हैं। और इधर इतने सारे हड्डियों के ढांचे को देखकर वो पूरा ग्रुप थोड़ा बहुत डरने लगता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस केव को ढूंढने लगते हैं। अब उस केव के एंड में लाल पत्थरों के बीच में एक 100 फुट चौड़ा एक पुल होता है और ये पुल ब्लैक कलर दिख रहा था और उस बड़े से ब्लड पुल में से बहुत सारे बबल्स भी होते हैं और जैसे ही वो बुलबुले फूटते हैं उसके अंदर से एक एक्सट्रीमली डेंस एनर्जी रिलीज होने लगते हैं और उस पुल के ऊपर बहुत सारे बीस्ट के हड्डियां भी तैर रही होती है। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे ये हेवन डेमन पाइथन ने कुछ फ्यूरियस बीस्ट को भी अंदर डाल के मार दिया है। अब शोयान फील करता है ये ब्लड पुल में एक्सट्रीमली डेंस एनर्जी छुपी हुई है और उस ब्लड पुल के स्मेल से वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान अपने मुंह में कोई कपड़ा तो कोई हाथ को रख देता है, क्योंकि इतने सारे लोगों का डेड बॉडी जहाँ पर गिरा होगा ऑफ कोर्स वो जगह बहुत ही गंदे स्मेल को ओमिट कर रहा होगा। अब शोयान क्विंगलिंग तरफ मुड़कर बोलता है मुझे ये ब्लड पुल के अंदर 2 या 3 दिन का टाइम लग सकता है, तो तुम क्विंगलिंग अपनी हेवन डेमन पाइथन को समन कर लो जिसके चलते मेरे आने तक वो ये माउंटेन को गार्ड कर सके। और पहले की तरह जैसे लोग ये हेवन डेमन पाइथन को देखकर इस जगह को इग्नोर कर रहे थे अब वैसा ही करे। ये सुनकर क्विंगलिंग बोलती है ओके यंग मास्टर, जैसी आपकी मर्जी। अब मेड्यूसा उस रेड ब्लैक कलर की पुल को देखकर बोलती है कि शोयान क्या ये तुम्हारे लिए डेंजरियस नहीं है। ये सुनकर शोयान अपने सर को ना में हिलाता है और कहता है हाँ, तुम चिंता मत करो, हालांकि इसके अंदर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंजरियस है लेकिन मैं इसे इंड्योर कर सकता हूँ। ये सुनकर मेड्यूसा समझ जाती है ये जिद्दी शोयान को वो रोक नहीं सकती, जिसके चलते वो बोलती है ठीक है फिर तुम केयरफुल रहना और अगर अंदर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तुमको ये एक सिग्नल सेंड कर देना। अब थोड़े सेकंड के बाद शोयान सीधे के सीधे ब्लड पुल के अंदर एंटर कर जाता है। अब जैसे ही शोयान का बॉडी ब्लड पुल के कांटेक्ट में आता है ये ब्लड पुल इंस्टेंट ही बॉयल होने लगता है और साथ ही में इसके अंदर से बहुत सारे लगातार बुलबुले बाहर आने लगते हैं और एक थंडर जैसा मिस्टीरियस साउंड भी अपेयर होता है जो कि काफी दूर तक फैलने लगता है। अब हेवन डेमन ब्लड पुल में एंटर करने के बाद शोयान को बस एक ही चीज पता था और वो होता है पिन, और ये पिन है एक बोन डिप इंटेंस पिन। और मैं आपको बता दूं ब्लड पुल के अंदरूनी हिस्से में एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी भरा हुआ था। जैसे ही शोयान इसमें एंटर करता है ऐसा लगता है ये एनर्जी एकदम से जाग गया है, कई जहरीले सांपों की तरह ये एनर्जी शोयान के बॉडी को टारगेट करने लगता है, क्योंकि एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन ने इस ब्लड पुल के अंदर काफी अलग अलग कैटेगरी की चीजों को डाल रखा है, जिसकी वजह से अंदर की जो एनर्जी होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग कोर से काफी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी को पोजेस करती थी। अब जिस मोमेंट पर वो एनर्जी शोयान के टच में आते हैं इंस्टेंट ही व्हाइट कलर का धुआं उठने लगता है और शोयान के अंदर का पेन बढ़ता जाता है। अब ऐसे इंटेंस पेन को फील करके शोयान पूरे ताकत से एक गहरी सांस लेता है। अब वो इंस्टेंट ही हैंड साइन को चेंज करते हुए अपनी बॉडी से हेवनली फ्लेम बाहर निकालता है। अब वो सारे हेवनली फ्लेम शोयान के बॉडी को गार्ड करने लगते हैं। अब शोयान कहता है जबकि मैं ये ब्लड पुल के क्रिएटर को फिनिश कर सकता हूँ तो मुझे लगता है मैं तुम्हें पूरे तरीके से सरप्राइज कर सकता हूँ। अब जैसे ही शोयान की बॉडी में हेवनली फ्लेम इरप्ट होती है उसकी तरफ आ रहे हैं वो व्हाइट कलर के एनर्जी के अंदर से लगातार सिजलिंग साउंड बाहर आती है और हेवनली फ्लेम लगातार इस एनर्जी को वेपराइज करने लगता है। अब जब हेवनली फ्लेम को इस तरीके से एनर्जी को रिफाइन करते हुए बाकी के उस ब्लड पूल में प्रेजेंट हुए एनर्जी देखते हैं वो एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा जेंटल रिएक्ट करने लगते हैं। अब वो धीरे धीरे प्योर एनर्जी में ट्रांसफर होकर सीधे के सीधे शोयान के बॉडी के अंदर ही ट्रांसफर होने लगते हैं। अब ये चीज को जैसे ही शोयान सेंस करता है उसको बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील होता है। अब वो सारे एनर्जी में से अपने बॉडी को रिफाइन करने के बाद शोयान फील करता है उसका स्किन, बोन्स और मसल्स सभी के सभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जिसकी वजह से शोयान के दिल में गाना बजने लगता है ए ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका रे। गाइस ये मजाक था।
तो चलो अब आगे हमें दिखाया जाता है जब भी ये प्योर एनर्जी शोयान के बॉडी में एंटर होता है, शोयान सेंस करता है उसके बॉडी का फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और अपनी बॉडी के अंदर के ऐसे बदलाव को सेंस करके अब दोबारा से शोयान का दिल ढिंका चिका गाने लगता है। लेकिन ये ब्लड पूल के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ इम्प्योर एनर्जी भी प्रेजेंट थी, जिसके वजह से अगर कोई नॉर्मल इंसान ये पूरे एनर्जी को ऑब्टेन करेगा तो फिर ये ब्लड पूल के अंदर प्रेजेंट हुए नेगेटिव एनर्जी उसके बॉडी की धज्जियां उड़ा सकती है, इवन इफ उसके कल्टीवेशन लेवल को भी तोड़ सकते हैं, जिसके वजह से वो सीधे के सीधे एक नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफर होकर कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाता। लेकिन ये एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन का बॉडी इतना ज्यादा ब्रूटल होता है कि वो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्पैलो कर सकते हैं। और वैसे भी ये पाइथन के पास अपना खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता, लेकिन इधर शोयान चार हेवनली फ्लेम को पोजेस करने की वजह से ये सारी एनर्जी शोयान के बॉडी के लिए कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं करते और हेवनली फ्लेम के हेवी स्ट्रेंथ के वजह से इस ब्लड पूल के सारे इम्प्योर एनर्जी प्यूरिफाई होती जाती है। अब शोयान अपने पाव को क्रश करके कल्टीवेशन करने लगता है और उस टाइम का वो इंतजार करने लगता है कि कब उसे 9th लेयर की दरवाजा का झलक दिखाई देगा। अब शोयान के कल्टीवेशन के दौरान फटाक से 2 दिन बीत जाते हैं और इस 2 दिन के दौरान मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के लोग इस एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन के केव के अंदर ही रहे हैं। और हमें तो पता है आसपास की जगह पर कोई भी फ्यूरियस बीस्ट आना जाना नहीं करता, तो ये लोग काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं। और वो एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन जो कि अब क्विंगलिंग के कंट्रोल में है, उसको क्विंगलिंग ने रिलीज कर दिया था, जो कि चुपचाप से माउंटेन के टॉप पे बैठकर अपने मुंह से बस ब्लैक फॉग को रिलीज करता रहता है। हालांकि ट्रैवलिंग के दौरान कई सारे एक्सपर्ट्स उस माउंटेन के पास आते हैं, लेकिन वो सब जब ये भयानक से अजीब से दिखने वाले क्रिएचर को देखते हैं और उसके ऑरे को सेंस करते हैं, वो सब जान जाते हैं वो लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो वो लोग बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकते, वो लोग चुपचाप से इस जगह से 9-11 हो जाते हैं। अब सीन चेंज होकर आता है उस ब्लड पूल के अंदर की, और इस टाइम पर वो आधा रेड ब्लड पूल अब थोड़ा सा अपने लाइट कलर में आ जाता है। और इन 2 दिनों में शोयान इतना ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व किया था कि इस ब्लड पूल के लगभग आधी एनर्जी खत्म हो चुका था। अब ब्लड पूल के सेंटर में शोयान बैठा हुआ था और उस लाल रंग से भरे एनर्जी ने शोयान के बॉडी को अपने अंदर छुपा के रखा था। और अगर 2 दिन के पहले से कंपेयर किया जाए तो फिर अभी के शोयान का स्किन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। लग तो ऐसा रहा था जिससे शोयान के बॉडी के ऊपर बहुत सारे खून जम चुके हैं, और साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा था जैसे शोयान के अंदर की एनर्जी एकदम से ज्वालामुखी की तरह है, पता नहीं कौन से मोमेंट पर वो फटने वाली है और शोयान कब नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड होने वाला है। लेकिन इस टाइम का तो सिर्फ शोयान इंतजार ही कर सकता है। अब इस टाइम के दौरान उस ब्लड पूल का रेडनेस अब धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है वो ब्लड पूल का पूरा पानी एक दिन खत्म ही हो जाता है। अब पानी के पूरे तरीके से खत्म होने के बाद जहाँ पर एक रेड ब्लड पूल हुआ करता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर की हड्डियां ही हमें दिखती है और इन हड्डियों में कुछ अजीब सी चीजें बस छुपी हुई होती हैं। अब शोयान जब इस हड्डियों के बीच में बैठा हुआ था, उस हड्डियों में से लगातार ब्लड का स्मेल बाहर आता है। अब शोयान के बॉडी के अंदर एक रेड कलर का ग्लो आ चुका था। अब 2 घंटे के बाद जैसे ही शोयान के बॉडी से एक एनर्जी इरप्ट होता है, वो इंस्टेंट ही आसपास के हड्डियों को चूर चूर कर देता है। अब जैसे ही वो एनर्जी आसपास के माउंटेन को टकराता है, वो पूरा माउंटेन एकदम से हिल जाता है। अब इससे अचानक से अजीब फ्लक्चुएशन का रिलीज होते ही शोयान का ऑरा राइज होने लगता है। अब शोयान के बाल और कपड़े एनर्जी की वजह से अब एकदम से खुलने लगते हैं। अब अचानक से शोयान अपने आंखों को खोलते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। अब इंस्टेंट ही हमें शोयान एक गोल्डन जियांट में ट्रांसफर होते हुए दिखाई देता है। अब वो होता है 10 फीट का, फिर 20 फीट का, फिर 50 फीट का, फिर 70 फीट का और फिर 80 फीट का। अब शोयान का वो गोल्डन बॉडी जैसे ही 89 फीट तक पहुंच जाता है, उसका बॉडी और बड़ा नहीं होता, लेकिन शोयान का इस हाइट पर रुकने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होता, जिसके चलते वो
अपनी फेस को रेड कलर में ट्रांसफर करके आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगता है, जिसके चलते शोयान का वो गोल्डन जॉइंट बॉडी जो कि फूलना बंद कर दिया था वो दोबारा से बड़ा होने लगता है। अब वो सीधे के सीधे पहुंच जाता है 90 फीट में। अब जैसे ही शोयान अपने पैर को जमीन पर पटकता है वो जमीन करीब करीब 10 मीटर तक नीचे धंस जाता है। अब शोयान एक साउंड के साथ उस गुफा का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसके ऊपर एक बॉल की तरह टकरा जाता है। अब वो गोल्डन जॉइंट बिल्कुल भी नहीं रुकता। अब वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस पहाड़ के अंदर एक टनल को क्रिएट करने लगता है। अब शोयान का बॉडी लाइटनिंग स्पीड के साथ पहाड़ के बॉटम के तरफ जाने लगता है और शोयान का स्पीड इतना फास्ट था कि सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही पहाड़ के अंदर एक बड़ा सा टनल क्रिएट हो जाता है। अब शोयान जैसे ही अपने मुंह को खोलता है एक भयंकर सी चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक फैलता है। अब शोयान पहाड़ पे प्रेजेंट होकर वो पहाड़ के चित्रे चित्रे उड़ाने लगता है। अब शोयान के ऐसे फ्लक्चुएशन को सेंस करने के बाद मेड्यूसा की टोली अब इंस्टेंट ही आसमानों के ऊपर प्रेजेंट हो जाता है और शोयान को इतना ज्यादा राइज करते हुए देख वो सब खुश भी हो जाते हैं। इसी टाइम पर मेड्यूसा बोलती है शोयान का बॉडी राइज हो चुका है, मुझे लगता है वो डाउजुन के 9 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर चुका है। इसी टाइम पर एल्डर चिंगचैंग बोलते हैं सच में हमारा जूनियर पवेलियन चीफ का ट्रेनिंग स्पीड तारीफ करने के लायक है। अब शोयान के इतना ज्यादा फ्राइटनिंग ओरा को देखकर नालायन रन भी उस गोल्डन जॉइंट को घूरने लगती है और वो मन ही मन सोचती है वो इंसान जिसको मैंने पता नहीं कितने सालों पहले ट्रास बोल के रिजेक्ट कर दिया था वो अभी के लिए अपने लाइफ में कितना ज्यादा आगे जा चुका है और उस टाइम पे मैंने तो इसके साथ अपनी एंगेजमेंट को भी तोड़ दिया था, लेकिन अभी के लिए उसके दिल में शोयान को लेकर बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स जन्म ले चुका है। और नालायन रन अब मन ही मन सोचती है कि शायद अगर मैंने कोई गलती नहीं करी होती और इतनी बड़ी स्टेप नहीं ली होती तो शायद ये बंदा आज मेरे साइड में मेरा हस्बैंड बनकर खड़ा होता। अब शोयान अपने असली साइज में ट्रांसफर होकर अपने सारे दोस्तों के सामने प्रेजेंट होकर हंसने लगता है। अब एल्डर चिंगचैंग शोयान को ऐसे हंसते हुए देख बोलते हैं जूनियर पवेलियन चीफ आपके ब्रेक थ्रू के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आपको बता दूं अभी के लिए शोयान डाउजन के 9 स्टार पर अपग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन वो 8 स्टार के पिक पर पहुंच गया है। पता नहीं कब शोयान 9 स्टार पर ब्रेक थ्रू हो जाए। और अभी के लिए अगर शोयान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी और अपने क्लैन टाटू को एक साथ अपेयर करता है तो उसका स्ट्रेंथ सीधे के सीधे 9 स्टार के 4 या 5 चेंज पर अपग्रेड हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर वो अपने डाउ स्किल को ऐड कर देता है तो वो इजीली 9 स्टार के 6 चेंजेस का वॉरियर के साथ भी हेड ऑन हेड टकरा सकता है। अब शोयान सबको देखते हुए बोलता है क्या जब तक मैं रिट्रीट पर था उस टाइम के दौरान कोई भी अजीब चीजें तुमको नजर में आई? ये सुनकर सबके सब खुश होते हुए अपने सर को ना में हिलाते हैं। ये सुनकर अब सीधे के सीधे शोयान देखने लगता है वेस्टर्न रीजन के डीप ग्राउंड के तरफ और अब शोयान बोलता है हम पहले से ही काफी देर कर चुके हैं तो मुझे लगता है हमें अपने स्पीड को बढ़ाकर एंशिएंट रीजन स्टेज पर प्रेजेंट होना ही होगा क्योंकि हमारा वहाँ लेट पहुँचना हमारे लिए सही नहीं है। अब शोयान कहता है चलो फिर अब यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर क्विंगलिंग बोलती है तुम अगर चाहो हम ये एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन के ऊपर बैठकर राइड कर सकते हैं जिसके चलते हमारा टाइम बहुत ही ज्यादा बचेगा और हमारा जाने का स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और वैसे भी ये एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन का स्पीड और स्ट्रेंथ ये वेस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्ट बोला जाता है। और अगर रास्ते में हमारा सामना कोई भी फ्यूरियस बीस्ट के साथ होता है तभी भी हमें कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम बहुत ही ज्यादा ट्रबल से खुद को बचा सकते हैं और वो सब फ्यूरियस बीस्ट हमें डरेंगे। ये सुनकर शोयान इंस्टेंट ही हंस के बोलता है ठीक है फिर चलो चलते हैं। अब वो बड़े से हेवन डिमन पाइथन के ऊपर सारे बंदे बैठ जाते हैं। अब जैसे ही क्विंगलिंग सीटी बजाती है वो हेवन डिमन पाइथन की बॉडी अपनी बॉडी से ब्लैक फॉग को रिलीज करते हुए डार्क क्लाउड को क्रिएट कर देता है। अब ये डार्क क्लाउड सीधे के सीधे एंशिएंट वेस्टर्न
रीजन के डीपेस्ट रीजन पर एक लाइट के जैसा सूट हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, अभी के लिए शोयान जिस जगह पर था वहाँ से एंशिएंट रीजन स्टेज और उस माउंटेन के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस था। और अगर नॉर्मली शोयान ट्रैवल करता तो शोयान को उस जगह पर पहुँचने के लिए 3 दिन लगता। अब ट्रैवलिंग के दौरान शोयान को बहुत सारे फ्रैक्शंस का सामना करना पड़ा था और वो सारे बंदे जैसे ही शोयान को वो फ्यूरियस एंशिएंट हेवन पाइथन के ऊपर ट्रैवल करते हुए देखते हैं, उनका मन में शोयान के टीम के साथ फ्रेंडशिप करने का मन होता है। लेकिन शोयान काफी इजीली इन सबको इग्नोर करता है, जिसके चलते वो सब समझ जाते हैं शोयान उनका दोस्त बनना ही नहीं चाहता। अब जैसे ही शोयान का ग्रुप ये एंशिएंट रीजन स्टेट के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रेजेंट होता है, शोयान ने अपने एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन को डिसअपियर कर लिया था। अब शोयान आगे अपने दोस्तों के साथ उड़ते हुए जाने लगता है। अब अचानक से शोयान के सामने एक स्क्वायर अपीयर होता है। तो इस खतरनाक जगह पर एक स्क्वायर को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब जब शोयान उस स्क्वायर के ऊपर प्रेजेंट हुए बहुत सारे लोगों को देखता है, उसे पूरी बात समझ में आ जाता है। वो सोचता है शायद यही वो जगह है जिससे एंशिएंट रीजन स्टेज बोला जाता है। अब इस जगह पर पहुंचने के बाद शोयान थोड़ा बहुत रिलीफ फील करते हुए अपने सारे दोस्तों को बोलता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये पूरे एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में बहुत सारे फ्यूरियस बीस्ट फैले हुए हैं। अब शोयान एक जगह पर प्रेजेंट होके वो पूरे क्राउड को ऑब्जर्व करने लगता है। अब शोयान अपने पूरे टोली को लेकर एंशिएंट रीजन स्टेज के बीच में जाने लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुकलान को ढूंढ रहा था। और अभी के लिए गुकलान में सूनर की जैसी रेपुटेशन है, पक्का गुकलान के बंदों ने शूनर को इस मौके पर अपने गुकलान के अंदर छुपा के नहीं रखा होगा। शूनर पक्का बुद्धि सत्वा सीट को हासिल करने के लिए यहाँ पर आई होगी, जिसके वजह से शोयान गुकलान को ढूंढ रहा था। अब बहुत टाइम तक चलने के बावजूद भी शोयान को कोई भी फैमिलियर फेस नजर नहीं आता। और साथ ही साथ शोयान को और एक चीज भी पता चलता है, जो ग्रुप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो वेस्टर्न रीजन स्टेज के बहुत करीब होता है और जो वीक होते हैं वो उससे दूर रहते हैं। अब शोयान सबके आंखों के सामने से उस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन स्टेज के मिडिल पर आ जाता है। उसके बाद ही शोयान डिस्कवर करता है स्टेज के सेंटर पर 1000 फुट चौड़ा और 2 मीटर लंबा टैबलेट मौजूद है और ये टैबलेट पत्थर से बना था। साथ ही साथ ये स्टोन स्टेज पे जो लोग होते हैं उन लोगों का संख्या ज्यादा नहीं था, लेकिन उन सब का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब शोयान जब और को स्कैन करने लगता है, उसको थोड़े फैमिलियर ऑरा महसूस होता है। अब इसी टाइम पर वो एक ग्रीन क्लॉथ लेडी को देखता है, जो कि इस टाइम पर अपने आंखों को बंद करते हुए बैठी थी। और अभी के लिए शोयान को गुकलान का टोली मिल जाता है और वो खूबसूरत सी लड़की कोई और नहीं उसकी गर्लफ्रेंड शूनर ही होती है। तो अब वो पीछे मुड़कर अपने ग्रुप को बोलता है, चलो कुछ फैमिलियर लोगों के साथ मिला जाए। अब जैसे ही शोयान वो स्टेज के ऊपर चढ़ता है, एक आइसी कोल्ड आवाज उसके कानों में गूंजता है, जो कहता है ये जगह तुम्हारे जैसे गवार लोगों के लिए नहीं है, यहाँ से इंस्टेंट ही भागो। अब ऐसी आवाज को सुन के शोयान के पैर वहीं पर ही थम जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा ये जो इंसान अभी चिल्ला रही थी वो आखिर है कौन। तो आपको क्या लगता है ये आखिर कौन हो सकता है? आप इस चीज के बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हो गाइस। और साथ ही साथ ये भी बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैंडेटरी है। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।